डिस्कसिंग अबाउट रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, है ना। और हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स और फिर हमारे पोजीशन वेक्टर के बारे में डिस्कस किया था। अभी रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर की हम एप्लीकेशंस करेंगे। नाउ एप्लीकेशंस ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। तो वेक्टर्स, किसी एक वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स में तोड़ देना, कंपोनेंट वेक्टर्स में तोड़ देना, प्रोसेस जो है वो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कहलाता है। तो हम एप्लीकेशन ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर करेंगे। तो पहली जो एप्लीकेशन है, दिस कैन टर्म एज अ क्वेश्चन, वो एक क्वेश्चन के तौर पे भी आ सकती है। तो क्वेश्चन कैसे बन के आ सकता है? शो दैट walking of a man is an example of resolution of force, resolution of force। तो हमने ये शो करना है कि एक पर्सन, एक ह्यूमन बीइंग जब चलता है तो वो चलते हुए भी हमारा जो हम फोर्स लगाते हैं वो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर से हम समझा सकते हैं। तो लेट अस ड्रॉ ए डायग्राम। तो हम करते हैं, कहते हैं कि हमारा जो, जब भी कोई आदमी चलता है, जब भी हम चलते हैं तो हम क्या करते हैं? वी पुश द ग्राउंड बैकवर्ड्स विद आवर फीट। हम अपने पैर से ग्राउंड को पीछे की ओर धक्का लगाते हैं, क्योंकि ग्राउंड जो है वो हिलता नहीं है। तो ग्राउंड हमें एक रिएक्शन देता है जिसके कारण हम आगे चल पड़ते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं एक फीट बनाना चाहूं, तो एक आदमी का हम पैर बना लेते हैं इस तरह से। तो दिस इज द लेग एंड दिस इज द फीट। तो जब भी एक आदमी चलता है, जब भी कोई पर्सन चलता है, तो वो क्या करता है? आप कभी भी एक्सपीरियंस करना कि आप अपने पैर से जमीन को पीछे की ओर धक्का मार रहे होते हो, क्योंकि जमीन पीछे की ओर धक्का मारोगे तो वहां से आपको एक रिएक्शन मिलता है वापस, और उस रिएक्शन के कारण आप आगे की ओर फॉरवर्ड मूव कर जाते हो। तो अ मैन पुशेस द ग्राउंड विद हिज फीट बैकवर्ड्स। तो इधर से हम एक फोर्स लगा देते हैं एट एन एंगल थीटा। यस रजत, एम आई ऑडिबल? Good afternoon, sir. Good afternoon. Yes, sir, audible. Okay, तो we are talking about the application of resolution of vectors। तो हमने देखा कि एक वेक्टर को उसके कंपोनेंट वेक्टर्स में तोड़ा जा सकता है, और वो दोनों कंपोनेंट वेक्टर्स मिलके वही काम करते हैं जो अकेला वेक्टर कर रहा था। तो इस प्रोसेस को रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर नाम दिया गया। और अब हम इसकी एप्लीकेशंस कर रहे हैं कि हम क्या क्या चीजें इस फिनोमिना के बेस पे समझा सकते हैं। तो पहला हमारे पास एप्लीकेशन आ गया जो हमारे पास क्वेश्चन की फॉर्म में एग्जाम में आ सकता है। और क्वेश्चन कैसे बन सकता है? कि शो दैट द वॉकिंग ऑफ अ मैन इज एन एग्जांपल ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। ये शो करो कि एक आदमी जब चलता है, इस चीज को आप रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर की फॉर्म में भी दिखा सकते हो। मतलब चलने वाला हमारा प्रोसेस जो है वो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के हिसाब से ही हो रहा है। तो जब भी एक आदमी चलता है तो वो क्या करता है? वो ग्राउंड को अपने फुट से, अपने फीट से वो पीछे की ओर धक्का मारता है। ही एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन द ग्राउंड एट सम एंगल। तो ये इस एंगल पे वो ऐसे पुश करना चाहता है, एक एंगल थीटा पे ग्राउंड को पुश करता है पीछे की ओर। और ये तभी ग्राउंड इसको एक रिएक्शन देता है जस्ट ऑपोजिट टू दिस फोर्स। तो ये जो फोर्स थी इसके बिल्कुल ऑपोजिट इसको एक रिएक्शन मिलती है। तो हमारे फीट को बिल्कुल ऑपोजिट एक रिएक्शन मिलती है R, एंड दिस R विल मेक एन एंगल थीटा because both of these angles are alternate angles. We can resolve this reaction into two components. One component will be in this direction, this component will be, ये component का क्या नाम होगा बेटा? R cos theta। और एक component directly upward आप ले सकते हो इधर से,
बिल्कुल ऊपर की ओर डायरेक्टली अपवर्ड्स। और ये वाला कंपोनेंट क्या होगा बेटा, r sin थीटा। sin theta. एंड दिस r sin थीटा विल बैलेंस आवर वेट। जो हमारा बॉडी का वेट जो नीचे की ओर एक्ट कर रहा है, जो हमारा बॉडी का वेट नीचे की ओर एक्ट कर रहा है mg, हमारे बॉडी के वेट को बैलेंस करेगा r sin थीटा। और ये जो r cos थीटा है, दिस कंपोनेंट ऑफ दिस रिजल्टेंट और the response will be responsible for our walking in the forward direction। तो आदमी क्या करेगा, आगे की ओर मूव करेगा ड्यू टू दिस कंपोनेंट ऑफ फोर्स r cos theta। so a man while walking presses the ground with his feet backwards by a force F at an angle थीटा इन एक्शन। अपने एक्शन के तौर पे हम क्या करते हैं, हम ग्राउंड को एक एंगल पे फोर्स लगाते हैं F एंड ग्राउंड ऑफर्स इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स on feet। this force is known as reaction। equal and opposite reaction भी लिख सकते हो आप R। this R is resolved in two components। this R is resolved into two components, R cos theta and R sin theta। so we can write first point, दो कंपोनेंट है। पहला कौन सा है, वर्टिकल कंपोनेंट that is R sin theta balances the weight of man। तो R sin theta ने बैलेंस कर दिया वेट ऑफ मैन एंड R cos theta the horizontal component कौन सा है बेटा, R cos theta helps the man to walk forward if it is greater than force of friction। अगर ये वाला कंपोनेंट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से बड़ा हो। देखो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हो गया, ये रिएक्शन जो हो गया, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ये सारी बातें अभी आपको आगे चल के थर्ड यूनिट में ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी कि जब भी कोई दो सरफेसेस आपस कॉन्टैक्ट में होते हैं तो एक ऐसी फोर्स होती है जो मोशन को अपोज करती है और उसको बोला जाता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। और न्यूटन्स थर्ड लॉ हमारे पास आता है, न्यूटन्स ने कुछ लॉ दिए मोशन के और न्यूटन ने एक लॉ दिया न्यूटन्स थर्ड लॉ के नाम से, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। जितनी फोर्स हमारा फीट ग्राउंड पे लगाएगा, ग्राउंड उतनी ही रिएक्शन हमें देगा, वो भी ऑपोजिट डायरेक्शन में। सो जब कोई भी इंसान चलता है तो वो अपने फीट से ग्राउंड पे फोर्स लगाता है F एट सर्टेन एंगल और ग्राउंड उसको इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन देता है। और ये जो रिएक्शन होती है ये दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकते हैं हम। और जो ये R sin थीटा कंपोनेंट होता है ये हमारे वेट को बैलेंस कर देता है और R cos थीटा जो कंपोनेंट है ये रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे आगे चलने। तो अल्टीमेटली
walking of a man can be taken as an example of resolution of force। तो walking of a man को हम resolution of vector की फॉर्म में समझा सकते हैं। क्लैरिटी होगी बेटा? ये क्लियर? यस सर। सेकंड एप्लीकेशन ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, एक और एप्लीकेशन है। ये एप्लीकेशंस बेटा क्वेश्चंस बन के आती हैं। तो वो क्वेश्चन पूछता है कि ये दिखाओ कि वॉकिंग ऑफ अ मैन इज एन एग्जांपल ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स। और ऐसे ही एक और क्वेश्चन बन के आता है, व्हाई इट इज easier to pull a lawn roller rather than to push it। तो क्वेश्चन क्या बना कि भाई एक लॉन रोलर देखा आपने, समझते हो? क्रिकेट देखते हैं हम, क्रिकेट में एक पिच रोलर होता है बहुत बड़ा सारा, है ना? एक सिलेंड्रिकल शेप का रोलर होता है बहुत बड़ा। धीरज, रजत, यस सर देखा है। तो बहुत बड़ा सारा रोलर होता है, उसके साथ एक हैंडल होता है। तो लोग कोई अपनी ओर खींच रहा होता है और कोई धक्का भी लगा सकता है। मतलब आप उसको पुश भी कर सकते हो और आप उसको पुल, अपनी ओर खींचेंगे तो वो पुल है, और उसके अगर धक्का मारेंगे तो वो होता है पुश। तो हम ये चीज देखते हैं, जब उसी लॉन रोलर को कभी आप अगर धक्का मारोगे और कभी उसको अपनी ओर खींचोगे, मतलब पुश करोगे या पुल करोगे, तो आप एक चीज नोटिस करोगे कि पुल करते हुए बड़ा आसान लगेगा आपको चलाना उसको, रेदर देन पुश। सेम लॉन रोलर को हम अगर पुश करेंगे, इट इज हार्ड, वो चलाना मुश्किल हो जाएगा एज कंपेयर टू व्हाइल वी पुल इट। ऐसा क्यों होता है? तो क्वेश्चन है, व्हाई इट इज इजियर टू पुल अ लॉन रोलर रेदर देन टू पुश इट। तो एक लॉन रोलर को पुल करना क्यों आसान है रेदर देन पुश? तो हम इसमें दो डायग्राम्स बना लेते हैं। एक ये रहा मेरे पास लॉन रोलर, ये रहा, दोनों लॉन रोलर्स हैं हमारे पास। तो हमने ये सेम लॉन रोलर है। एक बार हम क्या करेंगे, एक बार हम इसको हम मान लेते हैं पुश और इसको मान लेते हैं पुल। तो एक बारी हम पुश करेंगे और एक बारी हम क्या करेंगे, पुल करेंगे। तो नाउ व्हेन वी पुश इट, मैं रेड लाइन से शो कर देता हूं। तो इसके हैंडल बना देता हूं अभी मैं। तो ये रहा मेरा लॉन रोलर का हैंडल, सेम लॉन रोलर का हैंडल मैं यहां बना देता हूं। ये तो इधर से हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लेते हैं हम, एक हॉरिजॉन्टल लाइन। और इधर से भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन हम खींच लेते हैं, ये देखिए, पैरेलल टू द ग्राउंड। ठीक हो गया? ठीक है। तो हमारा ये हैंडल जो है, इट इज एट सर्टेन एंगल थीटा। ये भी थीटा बना रहा है और ये भी थीटा बना रहा है, while pushing and while pulling। अब जब हम पुश करेंगे, when we are going to push it, तो हम इसको पुश करते हैं with certain force। हमने इसको पुश किया, ये पुश कर रहे हैं हम, तो पुश का मतलब हम क्या करेंगे, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे। हाँ जी, क्लियर है बेटा? यस सर। तो इस डायरेक्शन में जब हम फोर्स लगाएंगे तो हमारी फोर्स क्या करेगी, हमारी फोर्स इधर इस डायरेक्शन में ऐसे चली जाएगी, है ना? तो आगे की ओर ऐसे होगी, ये हमारे पास एफ की डायरेक्शन होगी। नाउ दिस फोर्स इज मेकिंग एन एंगल, ये कौन सा एंगल है, थीटा।
हाँ जी, Yes. Yes, दिस इज sir. एंगल थीटा। Yes, sir. हमने जब पुश करना है तो हमने क्या करना है, हमने इसको ऐसे घुमाना है, मतलब इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन कैसे लेनी है, ऐसे। अगर मैं इसको पुल करूंगा तो मेरे पास डायरेक्शन ऑफ मोशन कैसे आएगी, ऐसी, और ये कैसे घूमेगा बेटा, ऐसे, है ना, ऐसा ही होगा ना। पुल करूंगा तो Yes. इस Yes, sir. अभी पुश का केस देखो, पुश के केस में हमने पुश किया, F फोर्स से ये फोर्स इधर सीधी गई, तो ये फोर्स अब क्या एंगल बना रही है, थीटा। नाउ दिस फोर्स कैन बी रिजॉल्व्ड इनटू टू कंपोनेंट्स। इस कंपोनेंट, इस डायरेक्शन में कितना कंपोनेंट है बताओ, ये वाली डायरेक्शन में बताओ, बताओ बेटा। ये का एफ का कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल में ये एंगल थीटा बना रहा है, तो इधर कितना आ जाएगा बेटा, एफ कॉस थीटा। हाँ जी, Yes, sir. रजत, रजत हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है एफ का, एफ कॉस थीटा, और Yes, वहीं sir. पे इसका वर्टिकल कंपोनेंट जो नीचे की ओर होगा, ये ऐसे, F sin theta. ये क्या हो जाएगा, एफ साइन थीटा। Sin theta. इस रोलर का वेट कहाँ एक्ट करेगा बेटा, इस रोलर का वेट कहाँ एक्ट करेगा, Sir, F sin theta पर. हाँ नीचे ही एक्ट करेगा। तो वेट को हम एक और Yes. कलर से दिखा देते हैं, तो इसका वेट कहाँ एक्ट करेगा, इट्स वेट विल बी एक्टिंग डाउनवर्ड, इसी डायरेक्शन में होगा, तो ये रहा mg। तो वेट mg और f sin थीटा अब दोनों एक ही डायरेक्शन में है। आगे ये क्यों चलाया जाएगा, आगे खींचने वाली फोर्स कितनी है, f cos थीटा। क्लियर हो गया, ये है Yes. हमारी Yes, sir. डायरेक्शन ऑफ मोशन। अब हम दूसरा केस देखते हैं, जब आप पुल करते हो, ये है आपकी डायरेक्शन ऑफ मोशन। ये तो अब आपने जब पुश किया, तो आपने पुश किया तो आपकी फोर्स किधर लगाई आपने, ऊपर की ओर। हाँ जी, Yes. ठीक है। तो ये F है, इसका ये कंपोनेंट है थीटा, तो इधर कितना, कौन सा कंपोनेंट आ गया इधर आगे लेके जाने वाला, F cos theta. cos थीटा। नाउ वी विल ड्रॉ ए कंपोनेंट F sin थीटा। बताओ जी, अब क्या हो जाएगा, F sin थीटा बनाएंगे हम, तो वो कहाँ आएगा, Sir, ऊपर. हाँ जी, ये आ गया हमारे पास F Sin theta. sin थीटा। और वहीं पे इसी टाइम पे इसका वेट भी तो एक्ट कर रहा होगा, इस रोलर का वेट भी तो है, वो कहाँ एक्ट करेगा बेटा, से नीचे. Sir, नीचे। नीचे. वेट दोनों केसेस में ही नीचे, तो वेट तो नीचे ही एक्ट करना है, तो ये नीचे आ गया। सर, हाँ जी बेटा, सर अगर ये पेपर में आएगा तो हमें डायग्राम बना के शो करना पड़ेगा. बिल्कुल बिल्कुल राइटली, आपको ये डायग्राम शो करनी पड़ेगी। मैं ये समझा रहा हूँ, लिखना भी है, लिखा हुआ भी मैं बताऊंगा आपको। अभी ये मैं सिर्फ समझा रहा हूँ आपको, ये सारी डायग्राम आपको बनानी पड़ेगी बेटा, ये जो मैंने बनाई है आपको, ओके सर. एक एक स्टेप ओके सर. बता दिया। इससे आपको क्लैरिटी होगी कि हमने जो हमारे नोट्स में क्या डायग्राम बनाई हुई है, वो ऐसे बनी है डायग्राम। ये है Yes, sir. पुश, दिस इज पुश एंड दिस इज पुल। अब दोनों केसेस में आप एक चीज ध्यान दो, देखो आपको जिस डायरेक्शन ऑफ मोशन में जाना है, उस डायरेक्शन ऑफ मोशन में लेके जाने वाली फोर्स कितनी है। हाँ जी धीरज, मैंने इस डायरेक्शन, इधर कौन सी फोर्स लेके जा रही है इसको, Sir, F cos theta. F cos थीटा। और पुश के केस में F cos theta. F sin. नहीं, F cos थीटा, डायरेक्शन ऑफ मोशन ये रहा F cos। दोनों केसेस में इन दोनों को आगे लेके जाने वाली फोर्स सेम है, F cos थीटा। हाँ जी रजत, ओके सर. दोनों केसेस में जो हमारी डायरेक्शन ऑफ मोशन है ना, उस डायरेक्शन में इस रोलर को लेके जाने वाली फोर्स कौन सी है, F cos थीटा। ये देखो, ये है इधर F cos थीटा, डायरेक्शन ऑफ मोशन की तरफ कौन सी फोर्स है, ये रही F cos थीटा, F cos. है ना। और उधर देखो ये F cos थीटा, और इधर देखो ये F cos थीटा। ये दोनों आगे लेके जाने वाली फोर्सेज है। इन दोनों में फर्क क्या है, फर्क इधर है, ये देखो यहाँ पे जो डाउनवर्ड फोर्स है, मतलब इधर इसका वेट mg था और F sin थीटा भी साथ में आ गया, तो इसका टोटल वेट कितना हो गया, इसका टोटल वेट हो गया बेटा mg प्लस F sin थीटा।
हाँ जी, इसके पास टोटल डाउनवर्ड Yes, फोर्स sir. कितनी लग रही है, mg प्लस एफ साइन थीटा। मतलब जब आप इसको पुश करते हो ना तो फोर्स का एक कंपोनेंट वेट के साथ मिल जाता है और रोलर को ज्यादा भारी बना देता है। तो डाउनवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन द रोलर इंक्रीजेस। वहीं पे यहाँ पे इस केस में क्या होता है, mg नीचे और f साइन थीटा ऊपर, तो नेट वेट क्या बन जाता है, mg माइनस f साइन थीटा। तो पुल के केस में आपके रोलर का वेट और फोर्स का साइन कंपोनेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है, जिसके कारण नेट वेट ऑफ द रोलर डिक्रीजेस and it becomes mg minus f sin theta, whereas in case of push it becomes mg plus f sin theta। सेम फोर्स आपने एक हल्के वेट वाली चीज पे लगाई और एक ज्यादा वेट वाली चीज पे लगाई, तो आसानी से कौन सा मूव करेगा, जिसका वेट कम है। सो इट इज इजियर टू पुल रेदर देन टू पुश अ लॉन्ग रोलर। हाँ जी, कंसेप्ट समझ आया बेटा? Yes, Yes, sir. sir. ओके, तो इसको लिखना कैसे है, नाउ कंसीडर अ लॉन रोलर, consider a lawn roller of weight W. Let it be pulled and pushed by a force F, making an angle theta with horizontal direction. With horizontal direction. Now resolving F into two components. तो हमने F को दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर दिया। तो पहला क्या बना, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट that is F cos theta, एंड दूसरा बना वर्टिकल कंपोनेंट that is F sin theta. So in case of पुलिंग, जब हम पुल करते हैं तो क्या होता है, इफेक्टिव वेट ऑफ रोलर कितना रह जाता है, इफेक्टिव वेट ऑफ रोलर बिकम्स W माइनस F sin थीटा। बेटा इधर W जो है आप इधर लिख सकते हो, जो मैंने mg लिखा है ये W है, वेट है ना, तो मैंने mg लिख दिया, इसको आप W लिख सकते हो, डजंट मेक अ डिफरेंस। तो W माइनस Fg एंड चालू कोण आहे? इफेक्टिव हॉरिजॉन्टल पुलिंग फोर्स, इफेक्टिव हॉरिजॉन्टल पुलिंग फोर्स कितनी निकल रही है, इज इक्वल टू F cos थीटा, ठीक है ना। सो इट मेक्स द रोलर मूव फॉरवर्ड। तो जब आपने उसको खींचा तो इस फोर्स के कारण वो आगे बढ़ेगा, जबकि इन केस ऑफ पुश, तो पुश के केस में क्या हो जाएगा, इन पुशिंग इफेक्टिव वेट ऑफ रोलर, अब पुश में क्या हो गया था, इफेक्टिव वेट ऑफ रोलर क्या बन गया था, W प्लस F साइन थीटा, है ना। तो पुश के केस में क्या हुआ कि हमारा वेट बढ़ गया, और इफेक्टिव हॉरिजॉन्टल पुशिंग फोर्स वो कितनी बन गई, F cos थीटा।
again it makes roller to move forward. तो दोनों केसेस में जो F cos थीटा है वो ही एक फोर्स है जो उसको आगे चलाना चाहेगी। तो जिसका वेट कम होगा उसमें चलाना आसान होगा। सिंस effective weight of roller is less in pulling than in pushing, and in both the cases horizontal force is same. Hence lesser force is required in pulling than in pushing. ठीक है ना? So therefore it is easier to pull a lawn roller rather than to push it. So एक लॉन रोलर को पुल करना आसान होता है एज कंपेयर टू पुशिंग। क्लियर है यहां तक बेटा? एनी डाउट्स? Yes. Okay, now the next topic is scalar product, or it is also known as dot product of two vectors. हम जब भी कोई किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू की प्रोडक्ट करते थे, पहले न्यूमरल्स की किसी भी प्रोडक्ट करते थे तो सिंपली प्रोडक्ट कर देते थे, लेकिन हमारे पास वेक्टर्स के केस में दो तरह की प्रोडक्ट होती है। एक कहलाती है स्केलर प्रोडक्ट और दूसरी कहलाती है वेक्टर प्रोडक्ट। स्केलर को डॉट प्रोडक्ट भी कह दिया जाता है और वेक्टर को क्रॉस प्रोडक्ट भी कह दिया जाता है। तो पहला टॉपिक हम कंसीडर करेंगे जिसको कहा गया है स्केलर या डॉट प्रोडक्ट। सो द डॉट प्रोडक्ट टू वेक्टर्स, अब इसमें फर्क क्या है? डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट का जो आंसर होता है, मतलब दो वेक्टर्स को जब डॉट प्रोडक्ट किया जाता है तो उसका जो आंसर निकलता है बेटा वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। सो द डॉट प्रोडक्ट of two vectors A and B represented by A vector dot B vector. तो read as A ठीक है? क्लियर है बेटा? Yes, sir. हाँ जी, एक मिनट धीरज, वेट फॉर अ व्हाइल, मैं अभी आ रहा हूँ। रजत भी लीव कर गई है, एक सेकंड रुकना जरा, एक सेकंड में अभी आता हूँ। Okay, sir. सो डॉट प्रोडक्ट क्या हुआ? दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट, और इसको लिखा कैसे जाता है? इस तरह से, ए वेक्टर बीच में डॉट और फिर बी वेक्टर, और इसको कैसे कहा जाता है? ए डॉट बी, एंड दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो इसका आंसर जो निकलेगा वो होगी स्केलर, विच इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ which is equal to the product of magnitudes of A vector and B vector, दोनों के मैग्नीट्यूड
एंड द कोसाइन ऑफ, कोसाइन या कॉस जिसको हम कह देते हैं, कोसाइन कह दीजिए आप या कॉस कह दीजिए, एंड द कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। तो दोनों में जो एंगल होता है वो स्मॉलर एंगल। सो हाउ कैन वी राइट इट एज ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड बी इनटू कॉस ऑफ थीटा। दिस इज द known as scalar product और डॉट प्रोडक्ट। तो इसको स्केलर या डॉट प्रोडक्ट कह दिया जाता है, ठीक है। तो द डॉट प्रोडक्ट इज अ स्केलर क्वांटिटी, दैट इज व्हाई द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स आर नोन एज अ स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है जी। तो हमारे पास क्या हो सकता है कि इसको हम किस तरह से कर सकते हैं और इसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं। तो सबसे पहले हम प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। तो प्रॉपर्टीज क्या हैं? डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव का मतलब है अगर ए और बी अपनी जगह बदल भी लें तो वैल्यू नहीं बदलेगी। मतलब ए डॉट बी को आप बी डॉट ए लिख दोगे तो भी आंसर आपका सेम आएगा। ओके, तो पहली प्रॉपर्टी ये थी। दूसरी प्रॉपर्टी है डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट is distributive। is distributed means अगर आपका डॉट प्रोडक्ट ये है ब्रैकेट में बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, तो बी प्लस सी वेक्टर है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। सो इट इज डिस्ट्रीब्यूटिव इन नेचर। तो आपकी डॉट प्रोडक्ट जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव होती है नेचर में। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर with itself gives square of its magnitude। अगर एक वेक्टर को उसी के साथ डॉट प्रोडक्ट कर दिया जाए, ए डॉट ए कर दिया जाए, तो क्या आएगा? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन। दोनों में आपस में एंगल कितना होगा? 0 डिग्री। तो ये क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर। तो उसका स्क्वायर दे देता है। तो ये प्रॉपर्टीज थी डॉट प्रोडक्ट की। तो डॉट प्रोडक्ट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में कैसे हम कर सकते हैं? डॉट प्रोडक्ट इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, डॉट प्रोडक्ट इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। हमने देख लिया, अगर सीधा पोजीशन कोऑर्डिनेट आपको दिए हुए हैं, ए और बी सीधा वेक्टर पता है, तो ए वेक्टर और बी वेक्टर, ए डॉट बी निकालना है तो ए में का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड और दोनों में एंगल ले लो तो आपके पास सीधा आ जाएगा। लेकिन अगर आपको ये वेक्टर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में दिए हुए हैं, तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में कैसा होता है? एक्स के अलोंग उसका इंटरसेप्ट दिया होगा, वाई के अलोंग दिया होगा और जेड के अलोंग दिया होगा। तो वेक्टर कैसा दिखता है? ए वेक्टर कैसे देते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में? ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप। तो ये है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में शो करना। और अगर सपोज करो बी वेक्टर दिया हुआ है बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप एंड ये दोनों हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में दिए हैं, एंड वी हैव टू फाइंड आउट द डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी।
तो हमारे पास क्या हो गया, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप की कैप डॉट बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप. Now their answer will be equal to ax bx plus ay by plus az bz. तो ऐसा कैसे होगा, इसका आंसर ये आया. कैसे आया, आपने क्या किया, ए एक्स आई कैप को इन तीनों के साथ डॉट प्रोडक्ट कर दिया. तो ए एक्स जो है ए एक्स आई कैप डॉट बी एक्स आई कैप, तो यहाँ पे वेक्टर कौन कौन से हैं, आई कैप है और ये आई कैप है. इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट हुआ आई डॉट आई. तो इसको मैं थोड़ा सा क्लैरिटी करता हूँ. आपने ब्रैकेट खोली, ए एक्स आई कैप बी एक्स आई कैप डॉट प्रोडक्ट प्लस ए एक्स को इधर मल्टीप्लाई किया ए एक्स आई कैप डॉट बी वाई जे कैप प्लस ए एक्स आई कैप डॉट बी जेड के कैप. तो अगर मैं ए एक्स अकेले को हर एक के साथ डॉट प्रोडक्ट किया तो ये आ गया. अब ए एक्स और बी एक्स क्या है, ये तो मैग्नीट्यूड्स हैं. तो ये साइड पे हो गए आई डॉट आई. आई वेक्टर है, यूनिट वेक्टर इन एक्स डायरेक्शन. तो आई डॉट आई क्या हुआ, आई का स्क्वायर हो गया बेटा, है ना. एक वेक्टर को उसी के साथ अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो उसका स्क्वायर आ जाएगा. तो 1 का स्क्वायर क्या आ गया, 1. हाँ जी रजत, क्लियर हो गया ये. तो इसका आंसर क्या आ गया, ए एक्स बी एक्स. ठीक है. अब इधर देखो, ए एक्स बी वाई तो साइड पे हो गया. यहाँ पे क्या आ गया, आई कैप डॉट जे कैप. आई कैप डॉट जे कैप की आंसर क्या है, इन दोनों का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम. तो आई कैप का मैग्नीट्यूड कितना, 1. जे कैप का मैग्नीट्यूड कितना, 1. इन दोनों में एंगल कितना होता है, हाँ जी, आई कैप और जे कैप में एंगल कितना, 90 डिग्री. 90. क्योंकि आई कैप कौन सी डायरेक्शन बता रहा है, ये रहा एक्स डायरेक्शन. जे कैप कौन सी डायरेक्शन बता रहा है, वाई. 90. जेड कौन सी, के कैप कौन सी डायरेक्शन बता रहा है, जेड. इनमें भी आपस में 90 है ना. तो अल्टीमेटली सब में 90. ऐसे ही आई डॉट के भी क्या हो जाएगा, 0. तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी. इसी तरह से जब ए वाई को मल्टीप्लाई करोगे तो सिर्फ बी वाई वाला कंपोनेंट रह जाएगा, इन दोनों के कंपोनेंट 0 हो जाएंगे. ए जेड को मल्टीप्लाई करोगे तो बी जेड रह जाएगा, बाकी कंपोनेंट 0 हो जाएंगे. तो हमारे पास डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड. एंड दिस विल हैव ओनली मैग्नीट्यूड. तो इसका मतलब ये क्या होगा, स्केलर. आंसर क्या आ गया हमारे पास, स्केलर. सिंपल मैग्नीट्यूड निकाल दोगे आप, आपके पास डॉट प्रोडक्ट का आंसर आ जाएगा. क्लियर है बेटा यहाँ तक? यस सर. वी टेक अ एग्जांपल वेरी क्विकली. तो हमारे पास सोचो एक ए वेक्टर है 2i प्लस 3j प्लस 4k और वहीं पे बी वेक्टर है हमारे पास 2i प्लस 3j प्लस 4k. सिमिलर वेक्टर्स हैं दोनों सेम वेक्टर्स ही ले लिए, कोई और भी आ सकता है. तो अगर मैं इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालना चाहूँ क्या होगा बेटा, 2 आई वाले आई के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे, जे वाले जे के साथ और के वाले के के साथ. तो ये क्या हो जाएगा, 4 प्लस 9 प्लस 16. तो इट विल कम्स आउट टू बी इक्वल टू 29 है ना. तो आंसर विल बी 29. तो कभी भी डॉट प्रोडक्ट करना है आपने दो वेक्टर्स को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में, तो x वाला कंपोनेंट x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, y वाला y के साथ और z वाला z के साथ, और तीनों वो ऐड हो जाएंगे, सम अप हो जाएंगे, और आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, एक स्केलर क्वांटिटी आ जाएगी. तो एक मैग्नीट्यूड आएगा आपके पास. इसमें आपको डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं है. क्लियर है बेटा? यस सर. धीरज, एनी डाउट्स? इससे इनके साथ आई कैप जे कैप के कैप नहीं आएगा? नहीं आएगा बेटा, सिर्फ मैग्नीट्यूड रह जाएगा. क्योंकि इनके साथ क्या था, देखो 4 के साथ आई कैप डॉट आई कैप था साथ में. तो आई कैप डॉट आई कैप का क्या हो गया, आई कैप का मैग्नीट्यूड 1 का 1 और कॉस ऑफ 0. तो आंसर क्या आ गया, 1. तो अल्टीमेटली अकेले मैग्नीट्यूड रह जाएंगे, कैप नहीं रह जाएगा, क्योंकि डायरेक्शन तो है ही नहीं इसके साथ. तभी तो ये वेक्टर नहीं है, ये स्केलर है. अगर आई कैप जे कैप और के कैप आएगा तो इसका मतलब उसमें वेक्टर होता, इनका आंसर स्केलर होता है. ठीक है, ओके सर.
Okay, enough for today. Rest we will do in our next lecture. Okay. Thank you very Okay, much. sir. Thank you.